औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद आमद है और हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी तो है, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रही। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो गुजरांवाला की आवाज़ बनते रहे। गुजरांवाला के लिए सबसे पहले जिन्होंने यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाई, अगर शहर में कोई भी मसला हुआ है तो वो पेश पेश रहे। हमारे साथ मौजूद हैं आम लोग पार्टी के चेयरमैन नसीम सादक साहब। उनसे जानते हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कितने उम्मीदवार उन्होंने पाकिस्तान में खड़े किए हैं और उनका जो मंशूर है वो क्या है, आम आवाम के लिए वो किस तरह आवाज़ बुलंद करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत जी नसीम साहब, आज आप हमारे मेहमान हैं, तो गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी के हवाले से आपका नाम वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऐवान बाला तक भी गया, जिसने गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाई। तो उसका रिज़ल्ट क्या मिला और क्या वो जो आवाज़ आपने उठाई उसका कोई इसबाब पैदा हुए, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी के लिए आपके साथ को हामी भरी गई? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक तो ये कि ये छोटा काज नहीं था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला। हमने सिर्फ गुजरांवाला के लिए एक यूनिवर्सिटी मांगी, 5 यूनिवर्सिटी मांगी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ खवातीन भी थी, जो जेल है यहाँ ख़त्म करके यहाँ खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मांगी, यूनिवर्सिटी ज़राअत मांगी। अच्छा, हम बेसिक मकसद ये था यूनिवर्सिटी तो मिल गई या मिल जाएगी, इसके साथ सस्ती तालीम भी मांगी कि सेमेस्टर फीस जो है वो 5,000 से ज़्यादा ना हो, वरना हर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फीस जो है ना वो 70,000 80,000 है। एक तो मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा था। ये आपने देखा होगा कि ये इसी यूनिवर्सिटी तहरीक में FIR भी दर्ज हुई, हमने कई एहतजाज किए, कैंप लगाए। अच्छा नसीम साहब, ये एक बात जहाँ पे अब मैं टोकना जो वो ये बताइए कि इस सारे यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाने में सबसे बड़ी रुकावट आपको कहाँ पे आई? मैं समझता हूँ ये तालीम के हवाले से माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। जो प्राइवेट माफिया ये नहीं चाहते मेरा हाल गुजरांवाला में सरकारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला आए, और मुझे इसमें धमकियाँ भी लगी। जिन जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने मुझे ऑन द रिकॉर्ड में जिन्होंने धमकियाँ भी दी। मगर ये एक काज था नस्ल के लिए कि हम ऐसा बीज बो के जाना चाह रहे थे कि इससे नस्लें फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे ना होने की वजह से हम दुनिया से 100 साल पीछे हैं, सिर्फ तालीम हासिल होने की वजह से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए मैं सदर पाकिस्तान से भी मिला, गवर्नर से भी मिला, उसके बाद मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ाज़ से भी मिला, हायर एजुकेशन से, मगर जहाँ जहाँ जा सकते थे, जो कर सकते थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए हमने किया। अभी गुजरांवाला में ऐलान तो हो गया, जब तक पहली ईंट नहीं लगेगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की, तब तक हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि आप ये आवाज़ उठा रहे हैं, आपने अपनी पार्टी का जो मंशूर है वो बनाया, उसमें तालीम और सेहत को फोकस किया गया। 2013 में पार्टी बनती है, आज 2024 आ गया। आप क्या समझते हैं जो गुजरांवाला शहर के अंदर पिछले कई दहाइयों से जो हम बरसरे इक़्तिदार हैं, जो जमातें बरसरे इक़्तिदार रही हैं, जो सियासतदान यहाँ पे गुजरांवाला के करता धरता रहे हैं, आप उनको क्या समझते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं या वो आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते? इसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि कोई भी मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर सकता तालीम के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर और रिसर्च के बगैर। ये 3 बेसिक मेन मकसद थे, ये मकसद लेके जब मैं निकला तो ये जो मौजूदा सेटअप है, मैं समझता हूँ जो 45-50 साल से चल रहा है सियासी पार्टी चली, ये कुछ नहीं कर सकती। माजरत, इन्होंने दिखावे के लिए ज़रूर कोशिशें की, सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे आपने नारे सुने होंगे, पढ़ा लिखा पंजाब, ABC सुने होंगे, मगर ये खुद पढ़े लिखे लोग नहीं थे। देखिए वज़ीर तालीम बनाए गए वो मैट्रिक पास थे मेरा ख्याल है। तो जब आप उस अहल बंदे नहीं बैठाते तो वो आपके काम कैसे पूरे होंगे? तालीम को ना देना, इसकी मेन वजह था वोट का लेना। अगर इस कौम को तालीम का शौर आ गया, तालीम दे दी गई, इनकी तरबियत कर दी गई, तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि तालीम बेसिक आपको सवाल उठाना सिखाती है ना। और ये लोगों ने सिंध किया, पंजाब किया, KPK किया, बलूचिस्तान किया, ये जो बड़ी पार्टी हैं, बेसिक एजेंडा यही था वोट लेना। वोट लेने की वजह से ना तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो अदारे थे ना, मैं समझता हूँ वहाँ तक लोगों को पहुँचने दिया महंगी तालीम। अगर सरकारी तालीम दी गई तो उसमें बच्चे जा ही नहीं सके। प्राइवेट माफिया इतना ताकतवर था कि गवर्नमेंट लेवल पे वो चीज़ जा नहीं सकी। मैं इसकी एग्जांपल थोड़ी सी दे दूँ कि सिर्फ 50% बच्चे स्कूल में जा रहे हैं,
जैसे आप पता होगा 2,70,00,000 बच्चे स्कूलें जा रहे हैं, इस तरह करोड़ों से बच्चियां हमारियां स्कूलें जा रही, 1,45,00,000 नौजवान डिग्रियां लेके जो पढ़े लिखे वो घूम रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये सारा प्लान, वो जागीरदार, वो डेरे, वो चौधरी, करप्ट सरमायादार निज़ाम, ये सारा उसी का एक सिलसिला है, मेन कड़ी है कि इस कौम को बनने ना दिया जाए। सेम साहब, इलेक्शन आ गया, आप NASC से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कुछ लोगों को आपने खड़ा भी किया है, तो आप क्या समझते हैं, आप अकेले इस माफिया के खिलाफ लड़ पाएंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं तो लड़ रहा हूँ और हूँ के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा मैं इस माफिया के खिलाफ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पैदा इस काम के लिए किया है। मुझे खुद लेट समझ लगी है, जब कुरान खोलें, नबी की ज़िंदगी पढ़ें, सीरा पढ़ें, तो समझ लगेगी कि उसको सिर्फ अपने ज़ात के हल्के पैदा नहीं किया गया, तो अपने बच्चों के लिए पैदा नहीं किया गया, खाओ पियो बच्चे जनो और मर जाओ, नहीं नहीं, उसको पैदा किया गया कश्मीर में अगर कोई तकलीफ में है तो तब भी तुझे दर्द हो, अगर फ़लस्तीन में कोई बच्चा तब परेशान है तो तुझे उतनी तकलीफ मौजूद हो। ये बेसिक ग्लोबली तौर पर मुसलमान को पैदा किया गया, ये सोच फिक्र के लिए। मेरी भी फिक्र यही है कि मैंने ऐसा बीज बो के जाना है अल्लाह ताला के हुक्म से कि हम आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाएँ। रही बात मेरी पार्टी के साथ भी ऐसी हो रहा है, 31 कैंडिडेट का कागज़ रिजेक्ट हमारे हो गए हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या वजह अभी हमें भी समझ नहीं लग रही कि कहीं हमें PTA का खराब हमें नहीं दिया जा रहा। अभी बाकी जो चंद हल्कों में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, हम लगे हैं, और ये जो आप समझ लोग बहुत ताकतवर नहीं है, ये कमज़ोर तरीन लोग हैं, ना इनका विजन है। अच्छा विजन होगा तो मिशन को लेकर चलेंगे ना इनका मकसद है। वजह क्या है कि वोटर ने कभी सवाल ही नहीं उठाया इनसे कि भाई तुम मेरे पास आए हो, तुम क्या करोगे। इस वक्त गुजरांवाला के बेसिक और NASC जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये हल्का पहले कुछ जो है वो साबका वज़ीर जो हमारे बिजली के रहे हैं, उसके सनत तजारत के रहे हैं, ये उनके अंडर आता था। आप क्या समझते हैं गुजरांवाला के और हल्कासी के मसाइल क्या हैं? मसाइल आप देख लें कि इन्हीं के कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर 2 MNA, 78 में साबका वफाकी वजीर और 80 में साबका वफाकी सूबाई वजीर भी। अब दोनों हल्कों में स्कूल का निज़ाम देख लें, सेहत का निज़ाम देख लें, स्ट्रक्चर का निज़ाम देख लें, ज़ीरो है। रही बात, अब ये देखें कि इन लोगों के जो नीचे MP है ना, जो अभी नए MP आए थे, उनका इनसे इतलाफ था, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, उनका इतलाफ था। वो कह रहे थे कि इतने फंड मिले कहाँ गए हैं। अब हल्के में जाते हैं लोग हमें गालियाँ देते हैं कि ना तो तुम्हारे MNA ने कुछ किया इससे पहले, ना तुम्हारे MNA ने कुछ किया, ना MP ने कुछ किया। अगर इसके बावजूद वो तो कह रहे हैं हम जीते हैं। जीत बात पता है ना, जीत की वजह और है, जीत की वजह है अवाम का बिकना, जीत की वजह है बर्गर बिरयानी कीमे वाला नान सबज चाय, ये जीत की वजह है। उनकी वर्किंग नहीं है, उनका काम नहीं है। तो फिर कसूर उनका तो नहीं, कसूर तो फिर अवाम का कसूर जो है वो 98% पाकिस्तान में रहने वाले आम लोगों का है, जो अपने हक के लिए जाग नहीं रहे, अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे। बस वो समझते हैं कि ये मेरी गली बन गई, ये मेरे गटर का ढक्कन आ गया, इसी पर वोट देते हैं। और ऐसे बंदे भी हैं वो सोचते हैं कि मुझे कोई काम पड़ेगा इस चौधरी साहब से, मलक साहब से, जट साहब से, भट्ट साहब पे, तो मेरे काम आएंगे। वो 5 साल काम नहीं पड़ता, वो जो वोट है ना एक, वो बर्बाद कर देते हैं। इनको अपनी वोट की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वोट है क्या, ये वही अवाम है जो कचरा उठाने के लिए 200 रुपए देते हैं। आप क्या समझते हैं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं मेरी सब पहले वो आपके और हमारे वोटों से आते हैं? सर मैं वही बताने लगा हूं, मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, पब्लिक तक ये जाना जरूरी है कि ये जो लोग वोट इनको दे रहे हैं, जो कचरा उठाने आते हैं, इनके घर को 200 रुपए देके कचरा उठाते हैं। जब गटर बंद होता है तो 500 रुपए देके गटर खलवाते हैं। तो ना तो इनके गटर पर जाते हैं, ना इनके पास कोई काम हो रहा है, थाने पे जाते हैं, इनको फोन कराना पड़ता है, बेटी काले दान करवाने के लिए इनको फोन कराना पड़ता है। इसका मतलब वोटर को अभी तक समझ नहीं आ रही। इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब आवाम को किस तरह आप बाशऊर बना सकते हैं कि ये जो इनके काम है वो करे और जो अवाम के काम है वो क्या करे? आज तक तो इस अवाम की तरबियत ही नहीं हो सकी, और आप किस तरह कह सकते हैं कि अवाम जो है इनको अपने अच्छे नुमाइंदे को चुनेगी? असल में ना अवाम तक ये पैगाम पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला करे कि आपकी वसातत से, आपके अदारे की वसातत से पहुँचे कि भाई जब आपके पास वोट लेने आए, इनसे पूछें कि भाई आप ये बताएं कि असम्बली में तुमने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नस्लों के लिए आवाज़ उठाई, और उठाई है तो वो कितने % दिखा दें। 5 साल में कितने दफ़ा स्पीकर के आगे बोले मेरी तलीम के लिए, सेहत के लिए, निज़ाम के लिए, नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए, इंडस्ट्री बंद है, हर चीज़ तबाह बर्बाद है। तो भाई तुमने किया क्या 5 साल में? ये सवाल नहीं करते। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जिस तो सवाल कैसे आ सकता है? देखिए ये तो सवाल है। पहले तो आप ये बताएं कि गुजरांवाला के मसाइल क्या हैं।
NA80 کے مسائل کیا ہے, NA78 کے مسائل کیا ہے, کیونکہ آپ کی جماعت پورے پاکستان کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے گجرانوالہ کے ہر پلیٹ فارم پہ اپنے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے. بیسک مسائل اس عوام کے کیا ہے, اس شہر کے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیسک مسائل تو یہ ہے کہ جو گجرانوالہ کی عوام پانی پی رہی ہے نا, 80% وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. گجرانوالہ کا سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے, نمبر 1. دوسرا, گجرانوالہ کا جو اسٹرکچر ہے, جو اچھے سے آپ روڈ دیکھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. سگنل فری آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. ٹریفک کا رش آپ دیکھ رہے ہیں. گجرانوالہ میں ٹریفک کا نظام, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انتظامیہ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوروکریٹ سے شروع ہو جائیں, ججوں سے شروع ہو جائیں, ان کا رزلٹ کیا ہے ہمیں تو یہ بتا دیں. ہم ٹیک عام پاکستان کا, جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں پاکستان کے عام لوگوں کی, ان کا بتائیں کہ ان کے لیے کر کیا رہی ہیں. یہ ٹیکس نہیں دیتے, مارچے سے ڈبیا سے لے کے, فیڈر سے لے کے, دودھ سے لے کے, عام بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اب آپ کا سوال وہی میں واپس آ رہا ہوں کہ مسائل میں صاف پانی بتا دیا, سیول ہاسپٹل کا آپ کو بتا دیا کہ ایک سیول ہاسپٹل جو بنا, اس دوسرے ہاسپٹل کا میں جنگ لڑی کئی سال. دوسرا ہاسپٹل بنانے کے لیے عام لوگ پارٹی نے, نصیب صاحب کی ٹیم نے, پوری نے کام کیا. اب وہ ہاسپٹل بن گیا تو یہ ہاسپٹل بند ہو گیا. تو یہ نلائکی اور نہلی کن کیا سب سے پہلے جو کوئی بھی موجودہ حکومت ہے, فرض کیجئے سب سے پہلے ان کی نمائندگی ہے, اس کے بعد وہ بیوروکریٹ کیا ہے کہ یار یہ تو نلائق ہیں معاذ کے ساتھ, جن کو آپ سامنے پڑھے لکھے نہیں, اسمبلی میں پہنچ گئے. بھائی تم تو بابو تو پڑھے لکھے ہو, ابھی بابو بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے. ابھی جو صورتحال ہے, مطلب تقریباً پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ 8-10 ماہ سے نگران سیٹ اپ چل رہا ہے. نگران سیٹ اپ میں آپ کو یونیورسٹی کی بنیاد بھی مل گئی, آپ کا موٹر وے لنک بھی ہو گیا, اور بہت سارے ایسے کام جو گجرانوالہ جو محسن نقوی صاحب محسن گجرانوالہ ہے کہا جا رہا ہے, انہوں نے کام کر دکھائے. یعنی کہ 8 سے 9 ماہ کے اندر جو آپ کے پائپ لائن میں کام تھے وہ سارے کے سارے امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. تو آپ کا خیال نہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ جمہوری حکومت سے زیادہ بہتر ہے؟ اصل میں پتہ کیا ہے, ایک تو میں تو ویسے بیسک جمہوریت کے خلاف ہوں. چلے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیا نا, یہ گجرانوالہ کے جو منسٹر رہے ہیں, جتنے بھی منسٹر رہے ہیں, جتنے بھی MPA MNA ہیں, ان کے منہ پہ زور تماچا مارا اس نے کہ کام کرنے کے لیے 5 سال ہی چاہیے, کام کرنے کے لیے 5 مہینے ہی کافی. سر دیکھیں, آپ بات کرتے ہیں خرم دستگیر نے آپ کو فلائی اوور دیا ہے, 2 فلائی اوورز دیے ہیں آپ کو, پتہ پنڈی بائی پاس. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, آپ بچی کا داخلہ کرنا ہے لاہور لے جائیں, سول ہاسپٹل جانا تو لاہور لے جائیں, کیا آپ فلائی اوور پہ جائیں گے آپ کو داخلہ کروانے کے لیے؟ وہ بھی ضرورت تھی. نہیں میری بتا ہے, جب آپ قوم بنائیں گے نا, فلائی اوور, پل, روڈ, یہ چیزیں بن جاتی ہیں. یہ بیسک وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر جو کام 50 سال پہلے گجرانوالہ میں چاہیے تھے, یہ فلائی اوور, یہ ہاسپٹل, یہ یونیورسٹی ہے, بینچ, ہائی کورٹ بینچ, سر یہ ہمارے 50 سال گجرانوالہ میں پہلے چاہیے تھے, اب نہیں چاہیے تھے, یہ تو پہلے چاہیے تھے. تو یہ تو باری 1 سال میں 5 سال میں پل, دوسرے 5 سال میں دوسرا پل, تیسرے 5 سال میں سوچے گے یونیورسٹی آف گجرانوالہ, اگلے 5 سالوں میں انٹر پاس دیں گے. کیا یہ گجرانوالی عوام کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا ہے سیاستدانوں نے؟ جیم صاحب, پچھلا الیکشن 2018 کا الیکشن جو نون لیگ ہے, جو جہاں سے امیدوار جو کامیاب ہوئے, ان میں بیسک جو نعرہ تھا انہوں نے شہر کا جو فلائی اوور بنایا تھا. ٹھیک ہے, اب کی بار وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, جیسے سابقہ آپ نے تقریر سنی جو پارکنگ پلازے کے اوپر جو پریس کانفرنس کی منسٹر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کی ایک ایک اینٹ پر شیر کا نشان ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ آپ جتنی بھی ترقیاتی کام ہے وہ سارے شیر کے دور میں ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کام کروایا کس نے گجرانوالہ میں؟ ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ سے بتا رہا ہوں, اگر آپ گلیاں, گٹر اور پل گنتے ہیں نا, ترقی معاذ کے ساتھ اسٹرکچر ضرور ہے آپ کا بزنس کے حوالے سے. بات سنیں, خرم دستگیر صاحب سابقہ منسٹر, ایک منسٹری نہیں کئی منسٹریوں کے پاس رہی, وہ کہتے ہیں گجرانوالہ کی ایک ایک اینٹ پہ شیر کا نشان ہے. بھائی گجرانوالہ کی ایک ایک اینٹ پہ اور پاکستان کی ایک ایک اینٹ پہ 4-4 لاکھ کا بچہ قرضئی ہے, ان کے وہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کمیشنیں کھائی ہیں. سر ایک ایک بچہ مجھے بتائیں 4-4 لاکھ کا قرضئی ہے. جب یہ ہم 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 20,000 کا بچہ قرضئی تھا. اتنے قرضے تو یہ لے کے آئے ہیں, وہ کہاں لگے ہیں؟ یہ قرضے لے کے تو کھا گئے, یہ تھوڑے پیسوں سے روڈ بنا کے آپ کو دکھا دیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, قومیں بنائی جاتی ہیں, قوموں سے پھر آگے چیزیں بنتی ہیں. سر
एक आपने सुना होगा पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान। क्या किया उन्होंने सर, गरीब से रोटी भी छीन ली, मकान भी छीन लिया और कपड़ा भी छीन लिया। ठीक है तो साबित कर दे। इनका 50 साल पहले भी यही नारा था और आज भी रोटी कपड़ा मकान का नारा है। इसका मतलब ये फ्लॉप है, ये बिल्कुल झूठ है। 3-3 दफा ये इलेक्शन भी वो इसी नारे पे लड़ रहे हैं। नहीं झूठ है ना ये। अवाम अपनी आंखें खोले, मैं ये कह रहा हूं वोटर अपनी आंखें खोले। दूसरा था नारा नून लीग का। ठीक है जी, वो ये था संवार पाकिस्तान, कर्ज उतार संवार पाकिस्तान। कर्ज उतारो मुल्क संवारो सॉरी। अब कर्जा उतारे नो अपना और संवारे में अपनी नस्लें। क्या पाकिस्तान संवर गया? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान के कर्ज उतर गए? जी नहीं। वो कहाँ है? सिर्फ मरियम की बात करें ना तो सिर्फ ओबामा के दौर में उसकी मिसेज आ गई यहाँ, इसको बिलियन देख जाती है कि ये पाकिस्तान के गरीब बच्चियों के लिए खर्च करने। वो कहाँ है? आज तक किसी सवाल किया है? मैं तनकीद नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ। हमारे मुल्क में सर जितनी ग्रांट आती है ना उससे कई ज्यादा बच्चे गरीब है, तो वो जाहिर है थोड़ा थोड़ा करके देते हैं तो वो खर्च हो ही जाता है। नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, ये झूठ है। जैसे अभी पीडीएम बनी, पीडीएम में जो मजाक किया पाकिस्तान के साथ आपके सामने है। 1 अरब रुपए लोगों को नहीं मिला, मुझे बताएं। उसी कर्ज में नहीं मिला जो आईएमएफ से कर्ज लेते हैं। वो कभी सवाल किया कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे बताएं कि ये कर्ज आया यहाँ लगा है? क्या आज तक जर्नलिस्ट ने किसी सवाल किया? क्या आज तक किसी एंकर ने सवाल किया? सिर्फ आईएमएफ तो जो कर्ज देता है वो आपको लगाने के लिए देता है। अब देखें आईएमएफ का काम है या उन इदारों का काम है जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो देखें कि आईएमएफ का कर्ज कहाँ किसके लिए आया था, कहाँ लगा है और कहाँ गया है। ये काम हमारा तो नहीं है। हमें तो ये पता है कि कर्ज आया है और कर्ज की मद में जो महंगाई हुई है वो अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। आईएमएफ का काम है मुल्कों को बर्बाद करना, कर्ज देना, उनसे उनकी नस्लों का जो आने वाली नस्लों का कलेक्टर वो हर चीज छीन लेना। बेसिक ये उनका काम है। ये कतनी वो आपको कर्जा इसलिए दे रहे हैं, उनके टारगेट ये लोग पूरा कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं पाकिस्तान को जिस मुकाम पे लेके आए हैं, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एक एजेंडा पूरा जिसके ये पार्टनर हैं, ये सब अपना हिस्सा लेके। अगर मुझे बताएं लाहौर में ट्रेन चली तो ये चाइना के पैसे से चली और इसका कर्ज आवाम उतारेगी। ये पुल बना, इसके पैसे आवाम उतारेगी। यही है ना सर? तो कर्ज मुझे बताइएगा कभी इस तरह होता है कि आप कर्ज लें और घर के सामने टाइलें लगा दें? आप कर्ज लें और लाके घर के सामने प्राडो खड़ी कर दें? आप कर्ज लें और बच्चे को नया हैवी बाइक ले दें? भाई नहीं। घर में बच्चे आपके भूखे मर रहे हैं, बीवी आपकी बीमार है, बच्चे को तालीम की फीस नहीं दी जा रही और आप घर अपना खूबसूरत बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ मजाक है सर। देखे आप बार बार एक बात करते हैं कि ये किया। देखे किसी भी मुल्क में रहने के लिए तरक्की के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी उसका बेहतरीन होना चाहिए। जी जी ठीक है। मतलब नवाज शरीफ का जो दौर अगर हम बात करें तो उसके दौर में जितना आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो यही कहती है कि मुआशी हालात बेहतर होते हैं। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं टीम साहब, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो लोग उनको वोट कर रहे हैं, तो कामयाबी तो फिर उनका मुकद्दर हुई ना। नहीं सर, ये ना मफाद है माजरे के साथ। ये जो लोग समझते हैं ना कि उनके दौर में वो वही काम करते जिसका उनका मफाद है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जिस बंदे का मफाद है वही कर रहा है। चैम्बर के सदर से लेके ना सर, एक लोकल सदर से लेके किसी भी आप अदारे का लगा लें, प्राइवेट अदारे का लगा लें, गवर्नमेंट जो यूनियन होती हैं जिनका उनका मफाद है, ये वो कर रहे हैं। मैं बार बार साहब यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कर्ज लेते हैं, ये मामलत करते हैं, आप देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना सर, ये किसी भी नई रियासत जो बनती है, मुल्क बनता है, उसका पहला स्टेप है ये। अगर इसी गाँव में अगर देहातों में आप जाएं उसमें सहूलतें देखेंगे, अभी वो पीछे हैं तो कसूर इनका है। तो सर अब हम कहेंगे गाली वहां देहात में सड़क देने का 70 साल पहले फर्ज था। अच्छा, ये अगर इसी बात पे है, जिस तरह आपने बात की चैम्बर का सदर हो या कोई भी सदूर हो, बाजार का सदर हो, तो वो एक बेनिफिशरी जो है उसका होता है कि कोई बेनिफिट उसको मिल रहा होता है या बिहाइंड द सीन वो कोई बेनिफिट ले रहा होता है। तो आम लोग, पार्टी का चेयरमैन जो है, जो सारी तंजीम बनाई, उसने एक पार्टी बनाई, उसके क्या मुहदात है? मेरे मुहदात ये आप देख रहे हैं आपके सामने है कि मेरी उम्र जो मैं 10 साल पहले लगा हूँ ना, मेरे दोस्त गाड़ियाँ बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड है, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 2018 भी चेक कर ले, होते इसका भी चेक कर लें। मेरे बाद मेरा बेटा पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता, मुरूसी सियासत का मैंने खात्मा कर दिया। मेरे बाद वो चेयरमैन बनेगा जो वर्कर है, जो एक्टिव होकर आगे आ जाए। मेरे से कोई मफाद होता ना तो मैं इलेक्शन लड़ता। इलेक्शन मेरा मकसद नहीं है, मकसद तो काम करना। इलेक्शन 18 का आया, खत्म हुआ, हम तो मसलसल काम करते रहे। आपके शहर में 18 में कचरे के ढेर थे,
पूरा शहर देखने से भरा हुआ था। आपने देखा हमने 1 साल कैंपेन चला के हमने इलेक्शन का इंतजार नहीं किया। हम चाहते जीत के असम्बली में जाना, इन लोगों की जंग लड़ना, इनके हकूक की जंग लड़ना, जो आइन में लिखा हुआ है इनको वो लेके देना, ना कि हमें अपने बैंक बैलेंस बताना। नसीम साहब, आप तकरीबन इस वक्त कोई 30 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, और 30 करोड़ में से मेरा ख्याल है शायद 10 लाख लोग भी ऐसे ना हों जो आइन के मुताबिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में कुछ जानते हों, कि वो पहले 15 या 20 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में औनो ही नहीं है। जब हमें औनो ही नहीं है तो हम कैसे जाके आगे इसको मतलब बता सकते हैं लोगों को। मुझे ये बताएं कि आम लोग पार्टी का चेयरमैन नसीम सादक अगर अपनी सीट जीतता है तो वो गुजरांवाला के लिए क्या करेगा? देखिए, मैं तो काम बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको काम अपने करवा रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा। कोई भी किसी कैंडिडेट का तरह मेरा कोई नारा ऐसा नहीं है। मैं जीतने से पहले कह रहा हूँ कि मैं तो लगा हूँ साफ पानी के लिए गुजरांवाला में, या तलीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए, यहाँ का सेहत का निज़ाम बेहतर करने के लिए, यहाँ रोज़गार इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैंने एक 25 किलोमीटर का नए शहर का एक स्ट्रक्चर पूरा बना के दिया था इमरान खान गवर्नमेंट में। गुजरांवाला में लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट ट्रायंगल के मैंने पूरा एक नक्शा बना के इनको दिया। 25 किलोमीटर का नया शहर होगा जो IT एंड ट्रेड सिटी के नाम से, जहां से रेवेन्यू आएगा। हम नया शहर क्यों बनाना चाहते हैं, आप में कभी मेरा प्रोजेक्ट देखिए आप परेशान हो जाएंगे। उसका नाम है गोल्डन सिटी। ठीक है जी। और गोल्डन सिटी मैं तो बता रहा हूँ कि अगर हम UC से लेके अब मरकज तक हमने पूरा कानून, एक सिस्टम, अदालती निज़ाम, मुआशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, अदालती निज़ाम पूरा कंप्लीट हमने बनाया हुआ है। सर, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये इमरान खान अपने इलेक्शन जीतने से पहले अपने जलसों में किया करता था। जब 4 साल उसको मिले तो वो एक रत्ती पर काम नहीं कर सका। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, जो इंसाफ की बात थी, जो दूसरी बातें थी, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सका। क्यों नहीं करवा सका वो आप भी बेहतर जानते हैं और हमारी आवाम भी बेहतर जानती है कि उसमें क्या रुकावटें क्या है। तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज पॉसिबल, जब आपने ये पेश किया तो वो किसने उसको रिजेक्ट किया, जब उसको अप्रूव क्यों नहीं किया गया? मैंने तो इसके अलावा और 10 आइडिया जो ना चारों असेंबली में खुद दिए, नेशनल असेंबली तक पहुंचाया, और बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, हम पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हम तहकीक और रिसर्च के अपने अदारे ठीक कर लें, नौजवानों को उनका हिस्सा पहुँचाएँ, उनको उनके जो उनकी स्टडी है, जो उनको रिसर्च के लिए हम कुछ दें। मगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिए हैं। इमरान खान साहब को अगर हम बात करेंगे, देखिए खान साहब की हद तक जो उन्होंने मामला किए ना, वो तो ब्यूरोक्रेट उनके आ रहे आगे, उन्होंने काम नहीं करने दिया। दूसरी उनकी टीम वही थी, वही नून लीग में, वही पीपल्स पार्टी में, वही MQM में, वही काफ लीग में, उनके पास भी वही लोग थे। वो खान साहब कहते थे मैं कहाँ से, फरिश्ते कहाँ से लेके आऊँ? नहीं, ये जितने भी मैंने बंदों का नाम लिया ना, ये बंदे तो वो थे कि अगर मुझे अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे तो ये आपको एक बंदा भी असेंबली में नजर नहीं आएगा। ये आपको पिछला सेटअप खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बताया ना कि सिर्फ एक किताब हमने हटानी है और दूसरी किताब लेके आनी है। अंग्रेज की किताब के पीछे करना है, कुरान को लाके रख दें, ये अपने वो सब अपने खुद ही मर जाएंगे। एक इसका बड़ा इजी हल है। बार बार लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुश्किल नहीं। दूसरा आपने कहा कि जो 40 फंडामेंटल राइट हैं उसमें से किसी पोलिटिकल पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई, जो आम पार्टी ने उठाई है वो ये है, आइन में लिखा हुआ है कि जैसे ब्रिटिश में है, जैसे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बच्चा पैदा होता है 18 साल की उम्र तक जो ना गवर्नमेंट को तालीम, सेहत, खाने तमाम मामलों को देती है। पाकिस्तान के आइन में कायदे आज़म ये लिख के गया हुआ है। क्या किसी नून लीग ने, किसी पीपल्स पार्टी ने, किसी काफ लीग में, किसी मिनिस्टर ने, किसी वज़ीर आज़म ने, किसी स्पीकर ने आवाज़ उठाई? जी सर, बिल्कुल आवाज़ उठाई। किसने? सबके बच्चे आपको 18 साल से लेके 25 साल तक सबके बच्चे आपको वो बेनिफिट लेते हुए नजर आएंगे। नहीं, वो मुल्क से वो अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के जो मालिक हैं, जो वारिस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सर पहले तो आप मालिक और वारिस माने ना उनको, पहले तो आप अपने बच्चों को मालिक और वारिस माने। तो मेरी ये तो लड़ाइयों को जगा रहा हूँ कि आप मालिक हो, आप वारिस हो, तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारा DC, तुम्हारा RPO, तुम्हारा DIG, तुम्हारा वज़ीर आज़म, तुम्हारा सदर तुम्हारे नौकर हैं। ये जॉब अप्लाई करते हैं। नसीम सादक, जब आम लोग पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आती है तो वो क्या करेंगे? फौरी तौर पे पहली इम्प्लीमेंटेशन किस बात की करवाएंगे, स्पेशली गुजरांवाला के लिए और अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लिए? एक तो रूल ऑफ लॉ बता रहा हूँ, सबसे जरूरी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है ना, उस सब के लिए अदल इंसाफ अगर हो गया ना, उस पर इम्प्लीमेंट हो गया
तो समझिएगा आप सब कुछ कर सकते हैं सबसे पहले। दूसरा ये है कि मैंने बताया कि मेरा पहला फोकस तालीम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और ज़राअत है। अगर ये 4 चीज़ें आप कर लेते हैं, आप इंडस्ट्री में भी इनकलाब ले आएंगे पाकिस्तान की में, आप ज़राअत में भी, पाकिस्तान का मुल्क 70% ज़राअत पे है, उसमें भी आप इनकलाब ले आएंगे, और पढ़ा लिखा तबका जो है ना पाकिस्तान का, उसको रोज़गार मिल जाएगा। ये टॉप की ये चीज़ें हैं। मेरी ये चीज़ें नहीं होनी कि इसको उल्टा लटका दें, उसको सीधा कर दें, उसको कर दें, ये मेरी नहीं है। मेरा फतह मक्का का आइडिया है मेरा, उसके मुताबिक हम चलेंगे। सबके लिए माफ़ी आम है, आप भाग सकते हैं, दौड़ जाएं, कर जाएं, जो भी कर सकते हैं, मगर जो ना मुल्क के लिए काम करना है। एक लिए मुल्क को 1 साल दे दें, 5 साल नहीं में करना, सिर्फ 1 साल मुल्क को दे दें, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। आपके मुल्क में पेट्रोल भी है, गैस भी है, और हीरे जवाहरात, सोने, सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है। हमें तो पाकिस्तान लाने की ये जरूरत सब नहीं। कुछ नसीम सादक तो जानता है, जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या उनके नॉलेज में ये चीजें सर वो नहीं हैं? कमीशनें खा रहे हैं, उनको पता है यहाँ से कहाँ से सोना निकलता है, उनको पता है पाकिस्तान से सुहा से क्या हीरे जवाहरात नहीं खा रहे, उनको पता है वो इसे खा रहे हैं, कमीशनें खा रहे हैं, उनको पता है पेट्रोल कहाँ मौजूद है, उनको पता है गैस कहाँ मौजूद है, वो अरबों रुपए खरबों रुपए कमीशन खा रहे हैं सर। ये तो मैं कह रहा हूँ, जब 3 की आंखें बाहर निकाल देंगे ना, बाकी की आंखें अंदर सही हो जाएंगी सबकी। इलेक्शन के हवाले से अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले पाकिस्तान के नौजवानों को, जो 18 साल से लेके 40 साल तक है, बुढ़े बंदे मेरे काम के नहीं रहे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, मेरे ये टारगेट है खुदा के लिए, आप जागें, अपने राइट के लिए, वोट की ताकत को जानें। ये वोट की सिर्फ पर्ची नहीं है, ये खुदा के लिए वोट की पर्ची नहीं, ये आपकी ताकत है। इससे आप तब्दीली ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में अच्छा डिलीवर करें, खुदा के लिए कुरान को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, स्टडी करें, और सहाबा की ज़िंदगी को देखें उन्होंने कैसे अमल किया। हमारा कलमा वही, सहाबा का कलमा वही, पर वो जज्बा नहीं हमारा। खुदा के लिए जब आप अपने लाइन पे आ गए, अपने ट्रैक पे आ गए, तो एक वोट की ताकत को समझ जाएंगे। वोट है क्या? ये एक ताकत है आपकी, बस इसी ताकत को आपने सही इस्तेमाल करें, सही बंदों को दें। आप देखिए कि ये बंदा राइट पे है, खुदा के लिए इसको चुने, और पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली की तरफ लेके आने के लिए हमारा साथ दें। जी, ये थे नसीम सादक साहब हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारी कड़वी मीठी बातें की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन जीतने के बाद किस तरह काम करेंगे, जितनी इन्होंने राय दी, जितना इन्होंने अपना प्रोग्राम बताया, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।